नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद चौहान एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक नया चैप्टर जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए दोस्तों बहुत ही दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ से आप लोगों ने एग्ज़ाम में दोस्तों पैटर्न तो देख ही लिया था कि किस टाइप से दोस्तों आपसे पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था से यहाँ से भी दोस्तों आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। और आपका जब भी री एग्ज़ाम होगा तो आपके यहीं से भी दोस्तों क्वेश्चन एग्ज़ाम में पुनः दोस्तों बनेंगे। तो यह अपने आप में दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम दोस्तों बिल्कुल दोस्तों बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आज ये नया चैप्टर हमने स्टार्ट किया है जो कि अध्याय दोस्तों 9वां अध्याय है, जिसमें दोस्तों आज की इस वीडियो में इसका दोस्तों पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। कौन सा दोस्तों? आज हम दोस्तों इसके वीडियो में आज इसके हम पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट डे इसके पार्ट 2 में हम इस टॉपिक को दोस्तों पूरी तरीके से कंप्लीट कर रहे होंगे। और इसके बाद दोस्तों हमारा अंतिम टॉपिक बचेगा जिसका नाम है अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक। उसमें दोस्तों आपके छोटे छोटे हेडिंग्स पॉइंट दिए गए हैं, उनको हम दोस्तों डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम दोस्तों जो टॉपिक है हमारा बस इतना है, पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था। तो आप सभी बच्चे एक बार क्लास में जल्दी से जुड़ जाएं और दोस्तों वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें जो लोग अभी तक क्लास में नहीं आ पाए हैं। तो एक बार फटाफट आप दोस्तों वीडियो को उनके पास शेयर कर देंगे और इसके बाद दोस्तों हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे दोस्तों सामान्य पुलिस परिचय के बारे में कि पुलिस क्या है। यानी कि दोस्तों पुलिस एक इंट्रोडक्शन के बारे में आपको यहाँ पर दिया गया है। उसके दोस्तों सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे और उसके बाद दोस्तों जैसे जैसे दोस्तों पॉइंट्स आगे दिए गए वैसे वैसे दोस्तों हम समझते चलेंगे। तो जो कैंडिडेट दोस्तों नए हों, यदि आप दोस्तों पहली बार दोस्तों आप हमारी क्लास में जुड़े हैं तो आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें, क्योंकि यह दोस्तों एकमात्र पूरे यूट्यूब का एक ऐसा चैनल है जहां पर दोस्तों आपके बुकों के सॉल्यूशंस करवाए जाते हैं। साथ ही साथ आपको दोस्तों फ्री पीडीएफ भी दोस्तों प्रोवाइड कराई जाती है, वो टेलीग्राम ग्रुप में। तो आपको ऐसा कोई भी चैनल नहीं मिलेगा जो आपको फ्री पीडीएफ दोस्तों ई बुक्स वगैरह फ्री में दोस्तों आपको प्रोवाइड कराए। लेकिन हाँ दोस्तों, हम आपको फ्री में प्रोवाइड कराते हैं। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जाके जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्दी से दोस्तों फटाफट ज्वाइन हो जाएं। तो चलिएगा दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। पॉइंट दिया गया है पुलिस परिचय। तो पहले दोस्तों पुलिस के परिचय के बारे में जानेंगे। पहला पॉइंट दिया गया है पुलिस दोस्तों क्या है। आप सभी जानते हैं यह एक सुरक्षा बल होता है। क्या होता है दोस्तों? पुलिस एक सुरक्षा बल होता है जिसका उपयोग दोस्तों किसी भी देश की एक अंदरूनी नागरिक सुरक्षा के लिए ठीक उसी तरह से किया जाता है जिस प्रकार किसी देश की बाहरी और अनैतिक गतिविधियों से रक्षा के लिए सेना का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि दोस्तों देश की रक्षा के लिए हम लोगों ने किसका गठन किया? सेना का गठन किया। वायुसेना, थल सेना, नौसेना और भी दोस्तों सशस्त्र सीमा बल हैं, उनका गठन हुआ किसके लिए? देश की रक्षा के लिए। वैसे ही दोस्तों सभी देशों में नागरिक सुरक्षा के लिए दोस्तों एक पुलिस बल का दोस्तों संगठन किया जाता है। जैसे कि दोस्तों अपने यहाँ दोस्तों पुलिस है, अपने इंडियन पुलिस हो गई, ठीक है। लेकिन इंडिया में क्या है दोस्तों, सिटी वाइज यानी कि अपने जितने भी दोस्तों स्टेट वाइज पुलिस रहती है, जैसे कि यूपी पुलिस हुआ, एमपी पुलिस हुआ, राजस्थान पुलिस हुआ, बिहार पुलिस, कोलकाता पुलिस, दिल्ली पुलिस, ऐसे दोस्तों क्या स्टेट वाइज पुलिस है। लेकिन दोस्तों यदि उनको कंट्री के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो सभी इंडियन पुलिस के अंतर्गत आती हैं। ठीक वैसे ही दोस्तों यदि हम अमेरिका है, रूस है या आपके केन्या हुआ तो वहाँ आप देखेंगे तो दोस्तों वहाँ की भी पुलिस रहती है, लेकिन वो किसके अकॉर्डिंग रहती है? वो नागरिकों की सुरक्षा के लिए। तो हम कह सकते हैं कि पुलिस एक सुरक्षा बल होता है जो कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए होता है। जैसे देश की सीमा की रक्षा करने के लिए सेना का गठन किया जाता है, वैसे ही नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए पुलिस का गठन किया जाता है। सिंपल सी बात है, समझ चुके होंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया दोस्तों कार्य। इनके दोस्तों कार्य क्या हैं? पुलिस का क्या कार्य होता है? क्योंकि भाई आप लोग भी दोस्तों पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग भी दोस्तों पुलिस में जब जाएंगे तो आप लोगों को क्या क्या कार्य करने होंगे, तो ये तो आपको कंपलसरी पता ही होनी चाहिए ना। तो इसमें पहला पार्ट दिया गया दोस्तों कानून व्यवस्था को कायम रखना। हमें दोस्तों कानून का पालन करना चाहिए और कानून की व्यवस्था को कायम रखना, उसको दोस्तों बनाए रखना एवं अपराध संहिता को दोस्तों लागू करना। नेक्स्ट है दोस्तों अपराधानिरोध एवं अपराधों का विवेचन करना। यातायात पर नियंत्रण। आप सभी जानते हैं कि यूपी पुलिस में दोस्तों आप यूपी पुलिस का जितने भी दोस्तों भारतीय पुलिस हैं,
आप सभी जानते हैं कि ट्रैफिक पुलिस भी दोस्तों इसमें यातायात को नियंत्रण करने के लिए दोस्तों ट्रैफिक पुलिस का भी दोस्तों निर्माण किया जाता है। ट्रैफिक पुलिस भी दोस्तों आप लोगों को विभिन्न विभिन्न चौराहों पर दोस्तों देखने को मिल जाते हैं, जो वाइट वर्दी में होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों स्थानीय नागरिकों, समितियों और संगठनों और निरीक्षण क्षेत्रों को जानकारी रखना और दोस्तों सौहार्दपूर्ण उनसे संबंध रखना। राजनीतिक सूचनाओं का एकत्रीकरण तथा राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा करना। आपराधिक गतिविधियों को रोकना और अपराधियों को पकड़ना, ये किसका काम रहता है? पुलिस का काम रहता है। और आपको भी ये दोस्तों काम करना पड़ेगा। अपराधों की खोजबीन करना और अपराध से संबंधित पर्याप्त साक्ष्य जुटाना, क्योंकि आप सभी जानते हो कि पुलिस उसी की मदद करती है जिसके पास दोस्तों क्या रहता है? साक्ष्य। साक्ष्य किसको बोलते हैं? सबूत। जिसके पास सबूत होगा वही दोस्तों पुलिस उसकी बात मानती है। यदि आपके पास सबूत नहीं है तो दोस्तों आपका कोई भी दोस्तों काम सही ढंग से नहीं हो पाएगा। अगला है दोस्तों वर्तमान पुलिस व्यवस्था का जो स्वरूप है वो 1860 ईस्वी में एम.एच. कोर्ट की अध्यक्षता में दोस्तों यह स्वीकार किया गया था। जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो पुलिस की व्यवस्था है उसका स्वरूप कैसा है? वो 1860 ईस्वी के तहत एम.एच. कोर्ट की अध्यक्षता ने जो स्वीकार किया तो वही दोस्तों स्वरूप अभी भी प्रेजेंट टाइम में है। साथ ही 1861 में पुलिस अधिनियम को रूप से इस अधिनियम में दोस्तों किया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस का एक मोटो सुरक्षा है, आपकी संकल्प हमारा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं योर प्रोटेक्शन आवर प्लेज। क्या बोलते हैं? योर प्रोटेक्शन आवर प्लेज। दोस्तों आप लोगों से पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मोटो सुरक्षा क्या है, तो मोटो वाक्य क्या है? तो वह सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ये आप लोग सबसे पहले नोट कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कह सकते हैं कि ध्येय वाक्य है। क्या बोल सकते हैं? ध्येय वाक्य हम कह सकते हैं इसे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा किस पुलिस का दोस्तों मोटो है या ध्येय वाक्य है? आपको ऑप्शन दे देगा, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, ऐसे ऑप्शन देगा तो आप बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस यानी यूपी पुलिस का है कि सुरक्षा आपकी है और संकल्प हमारा है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश पुलिस का जो मुख्यालय है वो सेक्टर 7 गोमती नगर एक्सटेंशन शहीद पथ लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। यानी कि दोस्तों कहने का क्वेश्चन मतलब ये है कि क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ है तो आपको सिंपल सा आंसर दे देना, लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कुल 1369 राजपत्रित अधिकारी हैं जिनमें से 406 IPS और 963 दोस्तों PPS अधिकारी शामिल हैं। आइए जानते हैं दोस्तों संगठन और संरचना के बारे में। राज्य पुलिस का जो प्रमुख पुलिस महानिदेशक होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं DGP। वर्तमान में जो पुलिस महानिदेशक DGP हैं वो कौन है ये आपसे पूछा। इसमें तो दिया है दोस्तों मुकुल गोयल, लेकिन नहीं है। अभी आपको पता है जो वर्तमान में पुलिस या मुकुल गोयल को आप लोग यहाँ पर कट कर देना, ठीक है, क्योंकि ये दोस्तों बुक में पहली ये बुक बन चुकी है। लेकिन अभी जो आपके जो DGP बने हैं वो कौन है? प्रशांत कुमार। याद रखेंगे सभी बच्चे, हमने काफ़ी बार आपको बताया भी है। कम्युनिटी पोस्ट में दोस्तों आपको जो क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ वो लिख देता हूँ, जिसमें काफ़ी बच्चे दोस्तों लगभग 300 से 400 बच्चे पर डे दोस्तों उसमें अपना वोट करते हैं। तो उसमें भी दोस्तों हमने आप लोगों के ये क्वेश्चन दोस्तों करवाए हैं। प्रशांत कुमार ये दोस्तों प्रेजेंट में दोस्तों क्या हैं? उत्तर प्रदेश पुलिस के DGP हैं अभी प्रेजेंट में। याद रखेंगे प्रशांत कुमार, ठीक है, जो कि क्या है? DGP हैं। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए, तो राज्य पुलिस का मुख्यालय यदि आपसे पूछा जाए तो आपको लखनऊ बता देना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अगला पॉइंट है दोस्तों कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राज्य को 8 पुलिस जोन में बांटा गया है। आपसे पूछा जाए कि बताइए उत्तर प्रदेश राज्य को कितने पुलिस जोन में बांटा गया, तो आपको आंसर दे देना है 8 पुलिस जोन में बांटा गया है। नेक्स्ट आता है कि प्रत्येक जोन का नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रैंक का एक अधिकारी करता है। प्रत्येक पुलिस जोन का जो गठन है वो 2 से 3 पुलिस रेंज द्वारा किया जाता है। और उत्तर प्रदेश में राज्य में कुल कितने पुलिस रेंज है, तो आपको आंसर दे देना है 18 दोस्तों पुलिस रेंज हैं, 8 पुलिस जोन हैं। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और यहाँ से यूपी पुलिस में कंपलसरी क्वेश्चन पूछा जाना तय है। प्रत्येक पुलिस रेंज का नेतृत्व या तो पुलिस महानिरीक्षक या पुलिस उप महानिरीक्षक के रैंक के अधिकारी के द्वारा किया जाता है। याद रखेंगे,
प्रत्येक पुलिस रेंज का जो गठन है लगभग 2 से 4 जिलों के द्वारा किया जाता है और राज्य में कुल दोस्तों 75 पुलिस जिले हैं। आप सभी जानते हैं कि हर जिले में एक पुलिस जिला आपको मिलेगा। तो कितने हो जाएंगे? 75। यूपी में जिले भी कितने हैं दोस्तों? 75 जिले हैं, तो 75 पुलिस जिले अवस्थित हैं। यूपी पुलिस के अंतर्गत 4 पुलिस जिले हैं और यूपी पुलिस के अंतर्गत 4 पुलिस कमिश्नरेट भी हैं। याद रखें कि पुलिस कमिश्नरेट पूछे जाएँ तो आपको 4 बता देना है। आगे दे लखनऊ शहर पुलिस आयुक्तालय, कौन कौन से 4 पुलिस कमिश्नरेट हैं इस पर आपको बताते हैं। पहला तो आपका दोस्तों लखनऊ है, दूसरा कानपुर, तीसरा वाराणसी, चौथा गौतम बुद्ध नगर नोएडा। तो ये चारों पुलिस कमिश्नरेट आप याद रख सकते हैं। चारों पुलिस कमिश्नरेट याद रख सकते हो कैसे? लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और गौतम बुद्ध नगर, ये 4 दोस्तों पुलिस कमिश्नरेट है। नेक्स्ट चलिए, आपसे दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से किस शहर में पुलिस कमिश्नरेट स्थित है या नहीं है। तो आपको ये ऑप्शंस याद होने चाहिए, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और गौतम बुद्ध नगर। अगला है पुलिस में प्रमुख निम्नांकित संगठन देखे जा सकते हैं, जैसे कि सामान्य पुलिस हुआ। देखिए पुलिस में दोस्तों कई संगठन है, जैसे कि अभी आप जानते हैं कि यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम होने वाला है, तो एक तो आपका सामान्य पुलिस हो गया। आरपीएफ की भी वैकेंसी आ चुकी है, जो कि 15 अप्रैल से आपके दोस्तों फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट हो जाएंगे। रेलवे पुलिस, आप सभी जानते हैं कि ट्रैफिक पुलिस भी दोस्तों पुलिस में ही दोस्तों इस एक संगठन है ट्रैफिक पुलिस का। महिला पुलिस हुआ, सशस्त्र पुलिस हुआ, जैसे कि आपके सशस्त्र बल आ जाते हैं, जैसे सीआरपीएफ हुआ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल इसको बोलते हैं, आईटीबीपी हुआ आपका, ठीक है। ये सभी के सशस्त्र बल हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस हुआ दोस्तों आपका, और सीआईडी जिसको बोलते हैं गुप्तचर पुलिस। ये सभी क्या, ये पुलिस के दोस्तों क्या, ये संगठन है। तो ये सभी पुलिस में ही, लेकिन दोस्तों ये इसमें दोस्तों संगठन है, विभिन्न प्रकार के संगठन है, जिसे दोस्तों अलग अलग दर्शाया गया है। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं कि पुलिस बल के अधिकारियों का जो पदासोपान है वो निम्नलिखित में से किस पद से। देखिए जो सबसे बड़ा जो पुलिस महानिदेशक होता है उसको बोलते हैं डीजीपी। क्या बोलते हैं? डीजीपी, जो कि प्रेजेंट टाइम में प्रशांत कुमार सिंह है। महानिरीक्षक पुलिस होता है, डीजीपी के बाद का होता है आईजी, जो कि दूसरे नंबर का दोस्तों अधिकारी होता है। तीसरे नंबर पर आईजी के बाद आता है दोस्तों डीआईजी, जो कि उप महानिरीक्षक होता है। और डीआईजी के बाद आता है दोस्तों हर जिले का एक एसपी होता है, जिसको बोलते हैं पुलिस अधीक्षक। ये आपके दोस्तों 4 जो हैं ये पदसोपान होते हैं, जो कि पुलिस अधिकारियों के होते हैं। नेक्स्ट है जिले के अन्य पुलिस अधिकारी कौन कौन से होते हैं। जिले के यदि आप देखे जाए तो मंडल अधिकारी होता है, एक आपका मंडल का निरीक्षक होता है। ये आपके जिले के अन्य पुलिस अधिकारी हो गए। अगला पॉइंट है, उसके बाद आता है आपका निरीक्षक हुआ, निरीक्षक के बाद आपका उप निरीक्षक हुआ, सहायक उप निरीक्षक, मुख्य आरक्षक और उसके बाद आपका आरक्षक, जिसको बोलते हैं कांस्टेबल। आरक्षक किसको बोलते हैं? कांस्टेबल। फिर मुख्य आरक्षक को बोलते हैं हेड कांस्टेबल। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई। चलिए अगला पॉइंट है पुलिस एवं समानता का अधिकार। दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति कानून के समक्ष बराबर है। कानून के दोस्तों यदि आप देखा जाए, कानून के मद्देनज़र में दोस्तों, कानून की नज़र में हर व्यक्ति बराबर है, चाहे दोस्तों वो किसी भी धर्म से हो या किसी भी दोस्तों जाति से हो, किसी भी समूह से हो। उसमें दोस्तों धर्म, जाति, भेदभाव, द्वेष की भावना से नहीं देखा जाता है। कानून दोस्तों सभी के लिए कैसा है? बराबर है। अर्थात कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है, कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है और ना ही कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन कर सकता है। संविधान की उद्देशिका अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 21, याद रखिए आर्टिकल सबसे इम्पोर्टेंट हैं। कानून के समक्ष समानता एवं जीवन जीने का अधिकार दिया है, जिससे पुलिस की स्वेच्छाचारता खत्म होती है। अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय को याचिका संबंधी शक्तियां भी दोस्तों प्रदान की गई हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए सर्वोच्च न्यायालय को याचिका संबंधी शक्तियां किस अनुच्छेद में निहित हैं। तो आप कह सकते हैं आर्टिकल 32 में। किसमें? आर्टिकल 32 में दोस्तों निहित हैं। क्लियर। चलिए अगला आता है विशेषताएं। सामाजिक व्यवस्था एवं शांति स्थापना में विशेष योगदान। अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष न्योचित दंड देना हेतु पेश करना, ये सभी किसकी विशेषताएं हैं? पुलिस की। कानून व्यवस्था को बनाए रखना, व्यक्तियों की अपराधियों को विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना, कार्यपालिका के एक विशिष्ट भाग के रूप में कार्य करना और जनहित में अपरिहार्य विशेष कार्यों को करना। नेक्स्ट आता है लोकतंत्र में पुलिस की भूमिका क्या है। दोस्तों लोकतंत्र में पुलिस की सेवान्मुखी भूमिका में युक्त एवं जवाबदेहिता से ओतप्रोत होना चाहिए। पुलिस को स्वविवेक में युक्त अनेक शक्तियां प्राप्त हैं, इसलिए इसका दोस्तों दुरुपयोग भी संभव है।
पुलिस की जवाबदेहिता को निम्नलिखित दोस्तों दो अर्थों से हम समझा जा सकता है। जैसे कि पहला है, समुदाय पुलिस को अपनी सेवा के लिए नियुक्त करता है और संपर्क सेवा प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए उसके पास समुचित साधनों का होना आवश्यक होता है। सेकंड है कि पुलिस और जनता के बीच परस्पर संवाद कायम करना और आपसी साझेदारी को काम करना, ताकि दोनों के बीच दोस्तों भरोसा कायम हो सके। 4 प्रकार के सूचक प्रभावी पुलिस जवाबदेही के लिए आवश्यक हैं। पहला तो आपका आता है लोकतांत्रिक, जिसमें स्थानीय चयनित प्रतिनिधियों को पुलिस का रचनात्मक संपर्क होना चाहिए। सेकंड है दोस्तों पारदर्शिता, प्रत्येक गतिविधि को जनता की जानकारी एवं मीडिया से संपर्क होना चाहिए। कानूनी तौर पर पुलिस जवाबदेही की रचना एवं कार्यप्रणाली तथा समुदाय के बीच में इसकी पारस्परिक स्वीकृति और आंतरिक अनुशासन की तरफ से पुलिस के विरुद्ध शिकायतों के निपटान हेतु नियम, प्रक्रिया तथा कार्यप्रणाली होनी चाहिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में इलेक्शन चल रहे हैं, तो पुलिस के लिए सदाचार और आचार संहिता, ये 4 संहिता क्या होता है, इसके ऊपर भी हम दोस्तों एक बार प्रकाश डालते हैं। पुलिस को दोस्तों विनम्र, सभ्य एवं संस्कारी होना चाहिए, जो कि आज की डेट में आप सभी लोग देखते हैं सोशल मीडिया पर आप लोगों को सभी को जानते हैं, लेकिन मैं कहना नहीं चाहूँगा। आप सभी जानते हैं कि कोई भी दोस्तों पुलिस अफसर हो, या आप भी दोस्तों आगे चल के जब भी पुलिस अफसर बनेंगे, तो आप अपनी दोस्तों जो आपकी लैंग्वेज रहेगी, बोलने का भाव रहेगा, बोलने का जो तरीका है, वो आप दोस्तों कभी भी वर्दी के जोश में भूल मत जाना। मैं आप लोगों से, सभी बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि कहीं भी आप, ज़रूरी नहीं कि आप पुलिस की ही जॉब करें, किसी भी कोई भी जॉब करें, आपका जो बोल चाल का जो तरीका है, हमेशा दोस्तों आप अपना विनम्र रखना, ताकि दोस्तों कोई आपसे बोलने और चालने में कोई किसी को ऐसा ना लगे कि आपके द्वारा कही गई बात उसको दोस्तों कड़वी लगे, या आपके द्वारा कहे गए शब्द उसके द्वारा उसको अहित लगे। तो आप अपनी तरफ से दोस्तों हमेशा दोस्तों निष्ठावान बने और अपने कार्य के प्रति हमेशा दोस्तों सजग रहें। बस इतना कहना चाहूँगा कि कभी भी दोस्तों आप यदि इन फ्यूचर भगवान की कृपा से आप जैसे ही दोस्तों पुलिस की वर्दी आप लोगों को मिल जाए जल्दी से, तो आप लोग कभी भी दोस्तों वर्दी के जोश में कोई ऐसा कार्य मत करना ताकि जिससे आपको दोस्तों पछताना पड़े। नेक्स्ट है दोस्तों कि पुलिस के संविधान के प्रति निष्ठा भी रखनी चाहिए। संविधान का दोस्तों कभी भी पुलिस को संविधान के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए, उसका कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। पुलिस का कार्य भय, पक्षपात, द्वेष, प्रतिशोध के बिना कानून की सख्ती को लागू करना चाहिए। कानून के प्रति पुलिस को कानून के प्रति प्रतिशोध के बिना कानून के सख्त लागू करना है, यानी कि दोस्तों कानून के जो भी नियम्स बनाए गए हैं उन नियम को फॉलो करना। बल का प्रयोग उस सीमा तक किया जाए जितना कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक हो। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जब भी पुलिस किसी भी दोस्तों उपद्रव को रोकती है तो दोस्तों बल का भी प्रयोग करती है, लेकिन बल का भी प्रयोग दोस्तों बताया गया है कि कितना आपको करना है। दोस्तों बल का उपयोग सीमा तक जायज़ है जितना कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, व्यवस्था भी दोस्तों बनी रहे उतना ही दोस्तों बल का प्रयोग है। ये भी नहीं कि दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उपद्रव करो, हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें जो बुक में जो दर्शाया गया मैं उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग समझ रहे होंगे हमारी बात को। नेक्स्ट है दोस्तों पुलिस को अपनी शक्ति और कार्य क्षेत्र की सीमाओं को पहचानना और उनका सम्मान करना चाहिए। दोस्तों पुलिस को अपनी शक्ति का, पुलिस को देखिए कोई भी हो, चाहे एक होमगार्ड हो, चाहे आपका पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे हेड कांस्टेबल हो, एसआई हो या डीजीपी हो, सबके अंदर कुछ ना कुछ तो पावर दोस्तों निहित तो होती ही है। होमगार्ड है तो उसके अंदर होमगार्ड की पावर होगी, कांस्टेबल है तो कांस्टेबल है, एसआई हो तो एसआई की पावर होगी। तो उसमें यही बताया गया कि आपको अपनी पावर नहीं भूलनी है, पुलिस को अपनी शक्ति और कार्य क्षेत्र की सीमा को पहचानना है। आप अपनी शक्तियों का प्रयोग सही जगह करें, ना कि गलत जगह, समझ रहे हो ना, और उसका सम्मान भी करें। आपको जिस काबिल बनाया गया तो आपको उसके प्रति दोस्तों निष्ठावान रहना चाहिए, उसके प्रति कार्य करना चाहिए और उसका सही प्रयोग करें। नेक्स्ट है दोस्तों किसी भी दोष के लिए संबंधित अभियुक्त को दंड देने का कार्य न्यायपालिका का है, ना कि पुलिस का। दोस्तों यदि कोई व्यक्ति कोई भी दोष करता है तो उसको दोस्तों दंड देने का अधिकार आपको नहीं है। आप उसको पकड़कर थाने ले जाओ, कोर्ट कचहरी जो भी हो वो होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप ही दोस्तों उसको दंड देने लगें, ये दोस्तों आपके प्रति दोस्तों गलत संवाद होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें कहा गया है कि किसी भी दोष के लिए संबंधित अभियुक्त को दंड देने का अधिकार वो सीधा कोर्ट को है, न्यायपालिका को है, ना कि पुलिस को। इसमें दोस्तों पुलिस का कोई भी कार्य नहीं है। आपका जो कार्य है, जो आपके अंदर पावर है, सिर्फ आप उसी को फॉलो कर सकते हैं। आप दोस्तों अपनी मनमानी नहीं कर सकते। पुलिस को गृह मंत्रालय द्वारा जारी आधार
संहिता का सख्ती से पालन करना चाहिए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 खा में नागरिकों को सभा करने, प्रदर्शन करने, जुलूस निकालने का अधिकार दिया गया है, तो पुलिस को नागरिकों के अधिकारों को सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमें दोस्तों भारतीय संविधान के प्रति अनुच्छेद 19 खा के तहत हम सभी भारतीय नागरिकों को हम दोस्तों एक जगह अपनी सभा बुला सकते हैं, सभा इकट्ठी कर सकते हैं, प्रदर्शन भी कर सकते हैं, जुलूस भी निकाल सकते हैं। ये दोस्तों हमारा एक अधिकार है जो कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 खा में बढ़े थे। इसमें दोस्तों पुलिस आपको रोक नहीं सकती है, आप कर सकते हो, और पुलिस के नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। और उसमें खुद बताया गया कि पुलिस को उन सभी नागरिकों का सम्मान भी करना चाहिए। ये नहीं कि गए और आप लोग लाठी डंडे चलाने लगे, ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप दोस्तों पुलिस के भी खिलाफ दोस्तों एक्शन ले सकते हो भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 खा के तहत, याद रखना। अगला है, पुलिस को लोक कल्याण के कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए जिससे व्यक्ति में पुलिस के प्रति विश्वास उत्पन्न किया जा सके। दोस्तों, पुलिस को दोस्तों लोक कल्याण के कार्यों में भी दोस्तों प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि लोगों के प्रति पुलिस का जो दोस्तों विश्वास है वो दोस्तों बना रहे। नेक्स्ट है, पुलिस को अपनी गरिमा बरकरार रखते हुए प्रत्येक कार्य की समीक्षा करनी चाहिए। पुलिस को सत्यनिष्ठा का ख्याल रखते हुए जवाबदेहिता का विकास करना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो बात सत्य है उसी को सत्य ही दोस्तों बोलें, गलत है तो गलत, सत्य है तो सत्य। पुलिस का प्राथमिक कर्तव्य नागरिकों की सुरक्षा करना है। पुलिस को नागरिकों की प्राणों की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। दोस्तों, पुलिस को अपनी नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए अपने जीवन का बलिदान के लिए तत्पर रहना चाहिए। पुलिस को अपने चरित्र का विकास करना चाहिए जिससे लोगों को भरोसा बना रहे। दोस्तों, आप लोग हमेशा जब भी आप पुलिस में या अधिकारी रैंक पर, कांस्टेबल, जिस भी रैंक में आप दोस्तों जब भी आप जाएं तब अपने दोस्तों कैरेक्टर का दोस्तों विशेष ध्यान रखना। आप अपना बैकग्राउंड हमेशा दोस्तों अच्छा करके चलना ताकि लोगों के प्रति दोस्तों आपके प्रति विश्वास और दोस्तों सत्यनिष्ठा बनी रहे, आप पर लोग भरोसा कर सके कि हाँ ये बंदा सही है, ये हमारे काबिल है, ये भरोसेमंद है, ताकि दोस्तों आप भी उनके प्रति दोस्तों सम्मानपूर्वक दोस्तों आप अपना भरोसा बनाए रखें। पुलिस को यह समझना होगा कि राज्य के लिए उनकी उपयोगिता अनुशासन का उच्च स्तर कायम रखे रहे और कानून के अनुसार निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने के उच्च अधिकारियों के वैध निर्देशों का पालन करने से, पुलिस बल में अपनी पूर्ण निष्ठा बनाए रखने से और स्वयं को निरंतर अभ्यास तथा तैयारी में बनाए रखने से ही पूर्णता सार्थक होगी। अगला पॉइंट है कि पुलिस को समाज के हाशिए पर उपस्थित व्यक्ति, वंचित वर्गों, विशेष समुदाय के व्यक्तियों, स्त्री और बच्चों के संवेदना युक्त व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। खास तौर से स्त्री और बच्चों के प्रति संवेदनाशील व्यवहार करने की अपेक्षा की जाती है। पुलिस सुधार। दोस्तों, पुलिस में कौन कौन से सुधार? आज़ादी के बाद पुलिस सुधारों के निम्नलिखित में से 3 चरणों में साझा जा सकता है। पहला चरण दिया गया है, पहले चरण में सुधारों के मुख्य प्रकार से पुलिस प्रशासन पर था, ना कि जनतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप उनके रुझान को पुनर्परिभाषित करना। नेक्स्ट है, द्वितीय चरण में 1977 से 96 में कई महत्वपूर्ण एवं सुधारात्मक कदम उठाए गए जिनसे राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन जनहित याचिका के तहत अन्य सुधार शामिल थे। तृतीय चरण में सर्वाधिक विस्तृत एवं सर्वाधिक प्रभाव युक्त चरण कहा जाता है और तृतीय चरण में 1996 से लेकर अब तक दोस्तों जारी है। कौन सा चरण जारी है? तृतीय चरण जारी है। नेक्स्ट है, पुलिस सुधारों से संबंधित जस्टिस JS वर्मा की अध्यक्षता में एक आयोग का भी गठन किया गया। भारत सरकार द्वारा पुलिस एक्ट प्रारूप निर्माण समिति, जिसको बोलते हैं PADC, इसका दोस्तों गठन किया गया। उच्चतम न्यायालय द्वारा राज्य सरकारों को कई बार दिशा निर्देश जारी किए जिनमें से कुछ प्रावधानों दिशा निर्देशों की राज्य सरकार द्वारा स्वीकार भी किया गया। दोस्तों, ये PDF यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा ब्लर है, ऑलरेडी दोस्तों PDF ही दोस्तों हल्का सा ब्लर है, लेकिन मैं अपनी तरफ से बिल्कुल सही बातों को बोल रहा हूँ, उन पर दोस्तों जरूर ध्यान से सुनना। उत्तर प्रदेश पुलिस में व्यवस्था मुख्य रूप से पुलिस अधिनियम 1861, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत नियंत्रित होती है। आइए जानते हैं पुलिस के कर्तव्यों के बारे में। प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने उच्चाधिकारियों के आदेशों का पालन लोक हित में करे। प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होता है कि वह नागरिकों को विश्वास से लेकर लोक कल्याण के लिए कार्य करे। प्रत्येक पुलिस अधिकारी को कानून रूप से जारी किए गए सभी आदेशों और वारंटों का तत्काल पालन और निष्पादन करना चाहिए। अपने क्षेत्रों पर अपराधों का नियंत्रण रखना चाहिए। अपने क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। अपराधियों और गुप्तचरों द्वारा पता लगवाना और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजना। मजिस्ट्रेट को सूचना देना, समन वारंट या अन्य आदेशों की न्यायालय से
आवेदन करना पुलिस अधिकारी का मुख्य कर्तव्य होता है। लोक जमाव और जुलूसों का विनियमन जिला अधीक्षक या सहायक जिला अधीक्षक के आदेश में किया जाता है और जिला मजिस्ट्रेट को भी बराबर की शक्ति प्रदान होती है। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के स्मरणीय तथ्य हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम कुल 37 अध्याय और 554 पैराओं में संकलित है। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम में पुलिस अधिकारियों की शक्तियों से संबंधित उनके कर्तव्य, आंतरिक प्रशासन और पुलिस बलों के प्रशिक्षण से संबंधित नियम दिए गए हैं। पुलिस विभाग का प्रमुख पुलिस महानिरीक्षक होता है और पुलिस प्रशासन के सभी प्रश्नों का वह राज्यपाल का सलाहकार भी होता है। जिला मजिस्ट्रेट जिले के आपराधिक प्रशासन का प्रधान होता है और उसे शक्ति के अंतर्गत वह पुलिस के कार्यों के नियंत्रित और निर्देशित भी करता है। जिले के पुलिस बल का प्रधान पुलिस अधीक्षक होता है जो जिले में पुलिस की दक्षता, अनुशासन तथा कर्तव्यों के पालन के लिए उत्तरदायी होता है। सभी संज्ञेय अपराधों जिनकी रिपोर्ट पुलिस थानों में दर्ज की गई है उन्हें अपराध रजिस्टर में भी दर्ज किया जाता है, जिससे जिला मजिस्ट्रेट को कानूनी सलाह वरिष्ठ लोक अभियोजक के द्वारा दी जाती है। अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। अगला है थाने को भरसाधक अधिकारी द्वारा उपनिरीक्षक होता है जो अपनी सीमाओं के भीतर पुलिस प्रशासन को संचालित करता है। यदि किसी थाने में एकमात्र भार साधक अधिकारी उपनिरीक्षक है तो थाने में कोई द्वितीय अधिकारी नहीं हो सकता। प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अपराध नियंत्रण प्रणाली। प्रथम सूचना रिपोर्ट जिसको बोलते हैं दोस्तों FIR, क्या बोलते हैं दोस्तों? FIR। इसका दोस्तों हिंदी अनुवाद होता है प्रथम सूचना रिपोर्ट। सिर्फ थाने में दर्ज की जा सकती है। FIR कहाँ पर दर्ज होती है आप सभी जानते हैं, थाने में। किसी संज्ञेय अपराध से संबंधित सूचना या संबंधित थाने के भार साधक अधिकारी को दिए जाने पर उसे चेक, रसीद, पुस्तक में 3 प्रतियों की लेखबद्ध किया जा सकता है, जिसकी 1 प्रति सूचना देने वाले को 1 प्रति अभिलेख में और 1 प्रति अधीक्षक के माध्यम में मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है। यह रिपोर्ट प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR कहलाती है। इसका वर्णन दंड प्राकृतिक संहिता IPC की धारा 154 में निहित है। देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम में धारा से संबंधित दोस्तों बहुत हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया था आपका, चाहे रेडियो ऑपरेटर हो, असिस्टेंट ऑपरेटर हो या यूपी कांस्टेबल हो, धारा से संबंधित तो क्वेश्चन आपके सभी शिफ्टों में पूछे गए थे। ध्यातव्य है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट केवल संज्ञेय अपराधों में दर्ज की जाती है। किसी अपराध में गिरफ्तारी, जमानत, अभिरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा और निस्तारण से संबंधित पुलिस के कार्य एवं दायित्व मुख्य रूप से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के द्वारा नियंत्रित होती है। प्रत्येक थानों की पुलिस गजट और दांडिक अन्वेषण गजट प्रदान किया जाता है। पुलिस बल की सदस्यों को अपने कर्तव्य अनुपालन के दौरान नशीले पदार्थों का सेवन वर्जित है। इस कर्तव्य का उल्लंघन करने पर उन्हें दोस्तों सेवा से मुक्त भी किया जा सकता है। कांस्टेबल को अवर अधिकारियों की पोस्ट में प्रोन्नति के लिए प्रशिक्षण देने के प्रयोजन हेतु सीतापुर में एक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय बनाया गया है। सशस्त्र और सिविल पुलिस के लिए कांस्टेबल की नियुक्ति अधीक्षक के द्वारा की जाती है। अगला पॉइंट आता है गिरफ्तारी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सामान्यतः पुलिस किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है। याद रखिएगा, बिना वारंट के कोई भी पुलिस आपको दोस्तों गिरफ्तार नहीं कर सकती है। किंतु धारा 41, तो धारा 41 ये धाराएं आपको सभी को नोट कर लेनी है अपनी कॉपी में। धारा 41 के तहत कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना या बिना वारंट के भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। यदि कोई संज्ञेय अपराध पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में हुआ हो तभी, जब कोई संज्ञेय अपराध पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में हुआ है तभी आप उसे दोस्तों बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। रंगे हाथों पकड़े जाने पर उद्घोषित अपराधी व्यक्ति जिसके पास चोरी की संपत्ति पाई जाए, विधिपूर्ण अभिरक्षा से भागे हुए व्यक्ति, सशस्त्र बल के अभित्याजक तथा कर्तव्य निर्वहन में लगे पुलिस अधिकारी को बाधा पहुंचाने वाले को भी मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा सकता है। अगला है एक अन्य धारा 43 के तहत कोई भी निजी व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या करवा सकता है जो उसकी उपस्थिति में अजमानती और संज्ञेय अपराध करता है या वह उद्घोषित अपराधी है। असाधारण परिस्थितियों के सिवाय किसी स्त्री को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ये दोस्तों असाधारण स्थिति के सिवाय बताया गया कि किसी भी स्त्री को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट है, अभियुक्त को अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होता है कि वह अभियुक्त के स्वास्थ्य और सुरक्षा की भी देखभाल करे और अभियुक्त का यह अधिकार भी है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटों से अधिक पुलिस द्वारा निरुद्ध नहीं किया जा सकता। तत्पश्चात मजिस्ट्रेट के पास पेश करना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, यदि ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया
जाता है, यहाँ पर दोस्तों मिसप्रिंट हुआ है, किया जाता है, जो जमानती अपराध का अभियुक्त है तथा उसे जमानत की सूचना देना पुलिस का कर्तव्य है। भारतीय दंड संहिता में वर्णित अपराध किसी सार्वजनिक स्थान पर दंगा, बलवा, लोक शांति के विरुद्ध कार्य करने की मंशा से 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव माना जाता है। तो यह दोस्तों आपके किस में आ जाएगा, ये आपके धारा 141 में आता है। तो धारा 141 किससे संबंधित है, दंगे से। कोई भी व्यक्ति विरुद्ध जमाव या सदस्य मान लिया जाता है या वह उस जमाव के उद्देश्य से परिचित होते हुए उस जमाव का हिस्सा बना रहता है, तो धारा 142 में आता है। किसमें, धारा 142 के तहत। नेक्स्ट, यदि ऐसे जमाव सामान्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार के किसी भी व्यक्ति द्वारा हिंसा का प्रयोग किया जाता है, किसका, हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तो जमाव के प्रति सदस्य की बलवा या हिंसा का दोषी मान लिया जाता है, धारा 146 के अनुसार। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब किसी सार्वजनिक स्थल पर किसी भी प्रकार से लोक शांति में विघ्न डालते हैं तो उसे दंगा करना कहते हैं या दंगा करना माना जाता है। यह दोस्तों धारा 159 के तहत कहा गया है। किसमें, धारा 159 लग जाती है दंगा फसाद से। दंगा भी एक दंडनीय अपराध है जिसके लिए 1 मास तक कारावास और 100 रुपये तक के जुर्माने या दोनों का दंड दिया जा सकता है। ये दोनों दोस्तों दंड दिए जा सकते हैं। दंगे फसाद के लिए यह दोस्तों दंड दिया जा सकता है। महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार, व्यक्ति को अपने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध प्राप्त होता है, जिसमें मानव गरिमा भी शामिल है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978। बिना उचित कारण के कैदी को जेल होगा, यहाँ पर दोस्तों जल नहीं होगा, जेल होगा। जेल से न्यायालय लाते समय कैदी को हथकड़ी लगाना संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 19 के अंतर्गत अधिकारों का उल्लंघन है। प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन 1980 के तहत। निवारक निरोध अधिनियम के अधीन जेल में निरुद्ध व्यक्ति को अपने परिवार के सदस्यों और अपने वकील से मिलने का अधिकार संविधान अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के समय गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान स्पष्ट हो और गिरफ्तार व्यक्ति को घर वालों या उनके मित्रों या उनके संबंधियों को सूचित किया जाना अनिवार्य है। किसी भी व्यक्ति अभिव्यक्त का नार्को परीक्षण, पॉलीग्राफी या दोस्तों ब्रेन मैपिंग पद्धति के द्वारा परीक्षण बलपूर्वक या उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं किया जा सकता, अन्यथा इसकी स्थिति में अनुच्छेद 20 के 3 के उल्लंघन माना जाएगा। क्लियर। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। आइए यहाँ पर दोस्तों प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में एक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था में दोस्तों आपका प्रमुख राज्यपाल के नीचे मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री के अंतर्गत दोस्तों 2 होते हैं, एक कैबिनेट मंत्री, दूसरा होता है आपका राज्य मंत्री। उसके बाद होता है प्रमुख सचिव के नीचे होता है आपका विशेष सचिव के नीचे होता है संयुक्त सचिव, और संयुक्त सचिव के नीचे होता है उप सचिव के नीचे होता है अनुभाग सचिव, और अनुभाग सचिव जो होता है वो किसके ऊपर होता है, अनुभाग अधिकारी के ऊपर। अनुभाग सचिव के नीचे होता है। राज्य को दोस्तों 18 संभागों में बांटा गया, जो कि ये आपके संभाग दिए गए हैं। क्लियर। चलिए, संभाग प्रमुख को आयुक्त कहते हैं और आयुक्त की सहायता के लिए इसके अंतर्गत कई जिलाधिकारी आते हैं। जिले का प्रधान कौन होता है, जिलाधिकारी होता है, जिसको डीएम बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। साथ ही जिलाधिकारी की सहायता के लिए कई अतिरिक्त जिलाधिकारी भी होते हैं, जिनका उपयुक्त वर्गीकरण इस प्रकार है। पहला तो आपका दोस्तों कमिश्नर होगा, आयुक्त जिसको बोलते हैं। उसके नीचे डीएम जिसको जिलाधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। उसके बाद अतिरिक्त जिलाधिकारी एडीएम होता है। उसके बाद तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और गाँव स्तर पर दोस्तों होते हैं। तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी होता है, उपजिलाधिकारी के नीचे तहसीलदार, फिर नायब तहसीलदार, और उसके बाद दोस्तों कानून को आ जाता है। ब्लॉक स्तर पर आपका खंड विकास अधिकारी बीडीओ होता है, उसके बाद सहायक अधिकारी एडीओ होता है, और गांव स्तर पर दोस्तों कौन होता है, वो आपका लेखपाल होता है। ये सभी दोस्तों जिला अधिकारी के सहायक होते हैं। नेक्स्ट आता है शासन व्यवस्था। प्रदेश में शासन की जो व्यवस्था है वो संसदीय प्रणाली, जिसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहले तो आपको कार्यपालिका है, दूसरी व्यवस्थापिका है, और तीसरी न्यायपालिका है। ये तो दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। यदि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस सभी पॉइंटों से भली बात परिचित होंगे। संविधान में हमने आपको बताया था कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका ये प्रदेश में शासन की संसदीय 3 प्रणाली हैं। नेक्स्ट आता है उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति कौन कौन से हैं, पहले दोस्तों कौन रहे
और इन्होंने कार्यकाल कब से कब तक संभाला। तो यहाँ पर दोस्तों मैं पीडीएफ को ज़्यादा जूम नहीं करूँगा, ज़्यादा जूम कर दूँगा तो फिर दोस्तों पीडीएफ जो दोस्तों ब्लर हो जाएगी। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी होगी। तो इस पॉइंट को दोस्तों मैं बोलता जा रहा हूँ, आपको सुनते रहना है और उम्मीद है दोस्तों आप लोग यहाँ से सही सही देख पा रहे होंगे। डॉक्टर सर सीताराम, ये दोस्तों 19 अगस्त से 1925 तक दोस्तों 19 अगस्त 1925 से इन्होंने दोस्तों कार्यभार अपना संभाला 12 मार्च से 1937 तक। इसके बाद दोस्तों ये फिर पुनः 12 जुलाई 1937 को ये फिर विधान परिषद के सभापति बने और 9 मार्च 1949 तक दोस्तों इन्होंने कार्यभार संभाला। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों दूसरे नंबर पर चंद्रभाल। चंद्रभाल ने दोस्तों 10 मार्च 1949 को दोस्तों इन्होंने अपना कार्यभार संभाला और दोस्तों 25 जनवरी 1950 तक। इन्होंने फिर पुनः 26 जनवरी 1950 से 5 मई 1958 तक कार्यभार संभाला। इसके बाद दोस्तों तीसरे बने हैं विधान परिषद के सभापति निजामुद्दीन, जो कि एक कार्यकारी सभापति बने 6 मई 1958 से लेकर 19 जुलाई 1958 तक। रघुनाथ विनायक धुलेकर बने, इसके बाद वे 20 जुलाई 1958 से 5 मई 1964 तक। फिर दरबारी लाल शर्मा प्रोटेम बने तो 6 मई 1964 से 4 अगस्त 1964 तक। फिर दरबारी लाल शर्मा बने 5 अगस्त 1964 से 5 मई 1968 तक। इसके बाद फिर इन्हें पुनः 6 मई 1968 से 1 मार्च 1969 तक। और इसके बाद वीरेंद्र स्वरूप कार्यकारी रहे हैं, ये 2 मार्च 1969 से 14 मार्च 1969 तक रहे। इसके बाद फिर पुनः वीरेंद्र स्वरूप रहे 15 मार्च 1969 से 5 मई 1974। इसके बाद पुनः वीरेंद्र स्वरूप कार्यकारी रहे हैं 6 मई 1974 से 10 जून 1974। इसके बाद वीरेंद्र स्वरूप पुनः 11 जून 1974 से 26 फरवरी 1980 तक रहे। वीरेंद्र बहादुर सिंह चंदेल प्रोटेम 18 जून 1980 से 5 अक्टूबर 1980 तक रहे। वीरेंद्र बहादुर सिंह चंदेल पुनः 6 अक्टूबर 1980 से 5 मई 1982 तक। और शिव प्रसाद गुप्त की कार्यकारी 6 मई 1982 से 2 मार्च 1983 तक। और इसके बाद वीरेंद्र बहादुर सिंह 3 मार्च 1983 से 5 मई 1988 तक। जगदीश चंद्र दीक्षित प्रोटेम 6 मई 1988 से 5 अप्रैल 1989 तक। फिर जगदीश चंद्र दीक्षित 6 अप्रैल 1989 से 7 मार्च 1990। और जगदीश चंद्र दीक्षित प्रोटेम 8 मार्च 1990 से 4 जुलाई 1990। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं शिव प्रसाद गुप्त भी, इनका ये दिया गया सीमा काल कब से कब तक रहे हैं। और इसके बाद आए हैं नित्यानंद स्वामी 7 जुलाई से 9 मई 1997 तक। नित्यानंद स्वामी फिर पुनः 10 मई 1997 से 8 नवंबर 2000 तक। नित्यानंद स्वामी कार्यकारी 9 नवंबर 2000 से लेकर 16 नवंबर 2000 तक। ओम प्रकाश शर्मा रहे हैं 17 नवंबर 2000 से 5 मई 2000 तक। कुबेन मांडवेर सिंह, सुखराम यादव, कमलकांत सिंह, गणेश शंकर पांडे, रमेश यादव और श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह, इनका भी दोस्तों कार्यकाल आप लोग देख सकते हैं। क्लियर? उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी होगी। तो चलिएगा दोस्तों आप लोग इन पॉइंटों को एक बार नज़र अच्छे से देख लेना, ताकि दोस्तों आप लोग ये समझ पाएँ। चाहो तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट रहता है मैं आपको बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन, जो कि सबसे पहले रहे, तो ये आपको याद रख लेना है। 31 जुलाई 1937 से 10 अगस्त 1950 तक रहे हैं। नफीसुल हसन कार्यकारी 21 दिसंबर 1950 से 19 मई 1952। आत्माराम गोविंद खैर 20 मई 1952 से 25 मार्च 1962 तक। इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है बस वही आपको याद रखना है, राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन, इनका कार्यकाल आप लोगों को याद रखना है। बाकी याद रखो या ना रखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ये याद करना ही है। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट है मदन मोहन वर्मा। इनका भी दोस्तों आप कार्यकाल देख सकते हैं मदन मोहन वर्मा का, ये कब से कब तक रहे हैं। जगदीश शरण अग्रवाल देख सकते हैं आप, जगदीश शरण अग्रवाल। इसके बाद आते हैं आत्माराम गोविंद खैर 17 मार्च 1969 से 18 मार्च 1974। वासुदेव सिंह, बनारसी दास, जगन्नाथ प्रसाद, श्रीपति मिश्र, यादवेंद्र सिंह, धर्म सिंह और नियाज हसन, ये भी आप देख सकते हो इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है। तो ये भी दोस्तों आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो इनको बस दोस्तों आपको एक नज़र से देख लेना है। अगला पॉइंट आता है दोस्तों हरि किशन, केसरीनाथ त्रिपाठी, धनीराम वर्मा, BR वर्मा, केसरीनाथ त्रिपाठी, फिर केसरीनाथ त्रिपाठी, डॉक्टर वकार अहमद शाह कार्यकारी, माता प्रसाद पांडे, सुखदेव राजभर, माता प्रसाद पांडे, हृदय नारायण दीक्षित, सतीश महाना। इसमें दोस्तों सतीश महाना वाला ये पॉइंट आपको याद रख लेना, जो कि वर्तमान में है 29 मार्च 2022 से वर्तमान,
ये आपको याद रख लेना, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। इसको स्टार पॉइंट बना के नोट कर लेना दोस्तों। क्लियर? जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताओ वो ही नोट करना है आपको बस। अगला पॉइंट आता है दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। इसको दोस्तों आप लोगों को बहुत ही अच्छे से दोस्तों तैयार रखना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इसकी चर्चा वैसे हम आप लोगों से दोस्तों नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपसे दोस्तों क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है यूपी पुलिस कांस्टेबल में कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत। कौन थे दोस्तों? इनका दोस्तों कार्यकाल कब से कब तक रहा, ये भी आपको याद रख लेना है। 1 अप्रैल 1946 से 27 दिसंबर 1954 तक याद रखेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं पंडित गोविंद बल्लभ पंत। याद रखेंगे, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश पर कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है ये भी दोस्तों हम आप लोगों को बताएंगे। तो ये सब सारी चर्चा हम आप लोगों से नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसके पार्ट 2 में। और कल की क्लास में यह चैप्टर दोस्तों पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और कल की क्लास में आप लोगों से प्रीवियस ईयर यूपी कांस्टेबल से जो भी पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था से जो भी दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी दोस्तों हम आप लोगों से कल की क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे। तो आज के पार्ट 1 में आप लोगों को इतना ही, और मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट डे नेक्स्ट पार्ट 2 में। और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों आप लोगों से कुछ ज़्यादा नहीं मांग, तो सिर्फ और सिर्फ एक लाइक और एक कमेंट मांग रहा हूँ आप लोगों से। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों आप कमेंट में जो भी आप कमेंट करना चाहें तो कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक और कर दीजिएगा। और जो बच्चे पहली बार दोस्तों हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। काफ़ी बच्चे ऐसे जिन्होंने अभी तक दोस्तों हमारी क्लास को तो देखते हैं रोज़ाना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। और PDF जिसको भी चाहिए, जिस भी कैंडिडेट को चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आ जाएँ, और वहाँ पर दोस्तों मैसेज में आप जो भी PDF चाहते हो तो बस आपको टाइप कर देना, आपको दोस्तों PDF मिल जाएगा। जो भी PDF मेरे पास अवेलेबल होगा वो मिल जाएगा। जो मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है तो उसके लिए दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करूँगा, मिल जाती है तो आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे, और नहीं मिलती है तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो जाके ज्वाइन कर लेना। तो चलिएगा दोस्तों, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।